मित्रों एवं विद्यार्थियों, मैं विश्वनाथ मिश्र आप सबका अभिवादन करता हूं। आज होली का दिन है, इसलिए मैं आप सबों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि खुशियों का रंग आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आज हम लोग मल्टीपल मॉडर्निटी के विचार पर बातचीत करते हैं। यह एक प्रपत्र है जो मैं अभी लिखने के क्रम में लगा हुआ हूँ, जो मुझे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रस्तुत करना है। परंतु यह जितना मैं वहाँ पर प्रस्तुत कर पाऊँगा उसकी अपेक्षा काफ़ी बड़ा पेपर होगा और इसलिए मैं यह सोचा कि उस पूरे पेपर को बातचीत के क्रम में आपसे साझा किया जाए। तो आइए हम आज मल्टीपल मॉडर्निटी के विचार पर बातचीत करते हैं। तो मित्रों, जब भी हम इंडियन मॉडर्निटी या नॉन वेस्टर्न मॉडर्निटी की बात करते हैं, तब इस चर्चा में मल्टीपल मॉडर्निटी का विचार अंतर्निहित या यूं कहें कि इनहेरेंट होता है। इस संबंध में सैमुअल नोह ईसेनस्टेड, जो कि एक इजरायली समाजशास्त्री हैं, उन्होंने डेडुलस नामक जर्नल में मल्टीपल मॉडर्निटीज पर एक लेख लिखा और इसी विचार की सार्थकता को जांचने पर रखने की कोशिश की। इस लेख में वे कहते हैं कि मल्टीपल मॉडर्निटी के विचार का ताना बाना जो है उसका टेक्सचर यहाँ से बनता है कि मॉडर्निटी एंड वेस्टर्नाइजेशन आर नॉट आइडेंटिकल। वेस्टर्न पैटर्न्स ऑफ मॉडर्निटी आर नॉट द ओनली ऑथेंटिक मॉडर्निटीज, दो दे enjoy historical precedence and continue to be a basic reference point for others। अब यदि उनके इस वाक्य पर विचार करें तो यह एक कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस हो जाता है अंत में आते आते। ऐसा इसलिए कि यदि वेस्ट बेसिक पॉइंट ऑफ रिफरेंस फॉर अदर है इन टर्म्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्निटी, तो फिर मॉडर्नाइजेशन का कुछ न कुछ प्रभाव या इम्पैक्ट वेस्टर्नाइजेशन के रूप में होगा ही। यह प्रभाव क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा, यह निर्भर करता है इस बात पर कि हमने मॉडर्नाइजेशन के लिए किन साधनों को अपनाया है और जीवन के किन क्षेत्रों का हम आधुनिकीकरण करना चाहते हैं। परंतु इस प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले एक और प्रश्न हमारे सामने आता है कि हम आधुनिकीकरण क्यों करना चाहते हैं और जो करना चाहते हैं उसके लिए आधुनिकीकरण शब्द को ही मुफीद क्यों मानते हैं। भारत के संदर्भ में देखिए तो कम से कम पाणिनि की अष्टाध्यायी में आधुनिक शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है और न ही कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहीं पर यह कहा कि हे पार्थ आधुनिक बनो, अथवा लक्ष्मण ने भी कहीं ऐसा नहीं कहा कि भ्राता राम यह लंका नगरी तो बड़ी ही आधुनिक नगरी है। वास्तव में होता क्या है कि शब्द के अभाव में हम अवधारणा नहीं बना सकते हैं और जब हमारी भाषा में आधुनिक शब्द न हो तब हम यह नहीं कह सकते हैं कि आधुनिक शब्द के न होने पर भी आधुनिकता की अवधारणा से हमारे पूर्वज परिचित थे। वास्तव में प्रगति, विकास, उपभोग और तकनीक के साहित्यिक आख्यानों में जो आधुनिकता को प्रदर्शित करने के दावे हमारे लोग अतीत में जाकर करते हैं, उनमें यह बात देखने को मिलती है। आपने हालिया दिनों में महाभारत में इंटरनेट और सीता माता को क्लोन बेबी बताने वाली बयानों को भी जरूर सुना होगा। परंतु यदि कोई योग विद्या से दूरस्थ घटनाओं को देख लेता है तब कम से कम वह टीवी पर घटनाओं को देखने की विधा से तो अलग ही है।
इसी तरह यदि कोई योग विधा से देहांतरण कर लेता है, मतलब अपने देह को बदल लेता है, तब यह कम से कम क्लोनिंग तो नहीं ही हुई। परंतु यदि यह सब एक ही है तो फिर अतीत में कभी भारत दुनिया का सबसे आधुनिक राष्ट्र था, ऐसा हमें मान लेना चाहिए या ऐसा माना जाना चाहिए। परंतु वह कैसा आधुनिक राष्ट्र होगा, इस पर भी तो हमें विचार कर लेना चाहिए। जहां पर हम देखेंगे कि राजतंत्र था और राजा के दैवी अधिकारों का समर्थन किया जाता था, जहां की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, जहां के बाजार पर मुद्रा प्रणाली के बजाय वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रभाव अधिक था और अधिकांश आबादी गांवों में रहती थी। लोगों को अधिकार के बजाय कर्तव्य से अधिक प्रेरणा मिलती थी और लोग यातायात के लिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि का प्रयोग करते थे। तो विमर्श का ऐसा परिप्रेक्ष्य उत्पन्न होने पर जो लोग यह मान रहे होते हैं कि अतीत से ही हम मॉडर्न थे, वे प्रतिवाद में ऐसा कहते हैं कि दरअसल हमारी सोच वैज्ञानिक थी और इस वजह से हम आधुनिक थे या आधुनिक रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि हमें यह विचार करने की जरूरत पड़ जाती है कि यह वैज्ञानिक सोच क्या है। हम वैज्ञानिक सोच को यहाँ पर परिभाषित करने के बजाय वैज्ञानिक सोच का जो प्रभाव होता है, जो आयाम होते हैं, उसको हम एक एनालॉजी के माध्यम से, मतलब एक रूपक के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। जैसे कि रमन्ते योगिनो यस्मिन यह सह रामः मानने में वैज्ञानिक सोच है, या राम को दाशरथी या कौशलेश मानने में वैज्ञानिक सोच है। मतलब कि इसको दूसरे तरीके से कहें तो राम को त्रिलोक का स्वामी मान लेने में वैज्ञानिक सोच है, या राम को अयोध्या का राजा मान लेने में वैज्ञानिक सोच है, अथवा दोनों को एक ही मान लेने में वैज्ञानिक सोच है। यहाँ पहले और तीसरे को हम भौतिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। यदि वैज्ञानिक ज्ञान की विशिष्टता उसकी भौतिक सत्यापनीयता है, तो हम मात्र दूसरे कथन वाले राम को भौतिक रूप से सत्यापित कर सकते हैं, मतलब जहां पर उनको अयोध्या का एक राजा माना जाता है। और इस दृष्टि से राम को दाशरथी एवं कौशलेश के रूप में देखने वाले तथा उन्हें अजन्मा या ईश्वर न मानने वाले अंबेडकर ही भारत में वैज्ञानिक सोच वाले दिखाई पड़ते हैं। किंतु राम को भगवान मानने वाला कोई भी व्यक्ति, भले ही वह जीवन के अन्य क्षेत्रों में भौतिक सत्यापनीयता को विज्ञान की विशिष्टता मानता हो और वह अपने जीवन का संचालन भी उसी तर्क से करता हो, परंतु इस उदाहरण में वह अंबेडकर के तर्क को स्वीकार नहीं करना चाहेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वैज्ञानिक सोच कोई वस्तुनिष्ठ मान्यता यानी कि ऑब्जेक्टिव कंसेप्शन नहीं है, परंतु इस तर्क के आधार पर हर कोई किसी न किसी मात्रा में वैज्ञानिक सोच वाला मान लिया जाएगा। तो फिर हम हर किसी को वैज्ञानिक और आधुनिक क्यों नहीं कहते हैं? क्यों हम टॉमस एक्विनास को या सिसरो को पश्चिम में प्रथम आधुनिक विचारक नहीं कहते हैं, और क्यों मैकियावेली को ही पश्चिम में और राजा राम मोहन राय को भारत में प्रथम आधुनिक विचारक कहते हैं? इस प्रश्न का एक उत्तर तो यह है कि एक विशिष्ट शक्ति संरचना और सत्ता समीकरण ने इन्हें प्रथम आधुनिक विचारक के रूप में स्थापित किया है, और जब तक उस शक्ति संरचना को ही बदल न दिया जाए या कोई ऐसा समीकरण उत्पन्न न हो जो एक नई शक्ति संरचना को जन्म दे दे, जो इन मान्यताओं को खारिज कर दे, तब तक हम ऐसा मानते रहेंगे। किंतु इस प्रश्न का एक दूसरा उत्तर भी संभव है, और वह उत्तर हमें पहले से प्रस्तुत किए गए उस प्रश्न की ओर ले जाता है कि हम आधुनिकीकरण क्यों चाहते हैं। आपको याद होगा कि इस प्रश्न की चर्चा मैं कुछ देर पहले किया था।
मैकियावेली और राजा राम मोहन राय दोनों का एक ही उत्तर होगा कि हम आधुनिकीकरण मध्य युग की जड़ताओं से मुक्ति के लिए चाहते हैं। यहाँ मध्य युग की जड़ताओं को पहचानने, उनके कारणों को खोजने तथा नव निर्माण करने में पश्चिम को किसी अदर से नहीं जूझना पड़ रहा था। इसलिए उसने अपनी कमियों को स्वीकार किया और सुधार के लिए जो मॉडल बनाया उसे उसने आधुनिक कहा। परंतु भारत जैसे देशों में एक अलग स्थिति विकसित हुई है। हम मध्य युग की जड़ताओं को और औपनिवेशिक भारत की जड़ताओं को स्वीकार तो करते हैं, किंतु हम इन जड़ताओं को जन्म देने में अदर को भी दोष सिद्ध करते हैं, फिर चाहे वह अदर मुगल हों या अंग्रेज हों। इसीलिए भारत जैसे देशों में आधुनिकता रिवाइवल और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों के रूप में आता है। यह जो ट्रांसफॉर्मेशन की धारा है वह आधुनिकता को चाहे अनचाहे देर सबेर वेस्टर्नाइजेशन की ओर ही लेकर जाता है। यह कॉलोनियल मॉडर्निटी भी है। इस कॉलोनियल मॉडर्निटी में सुधार और उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया यानी कि दो रूपों में पोस्ट कॉलोनियल मॉडर्निटी की धारा भी आगे चल करके विकसित होती है। फिर भी जो ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रेंड ऑफ मॉडर्निटी है भारत में, उसमें कम से कम आंतरिक बहस कम है, किंतु जो रिवाइवलिस्ट ट्रेंड ऑफ मॉडर्निटी है भारत में, उसमें तीखी बहस भी है और उसकी आंतरिक उपधाराएं भी बहुत ढेर सारी हैं। रिवाइवलिस्ट मॉडर्निटी को स्वयं पश्चिम ने अपने लिए मॉडर्निटी के रूप में नहीं पहचाना था, और यदि वे ऐसा करते तो वे एक्विनास को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कह सकते थे, क्योंकि वे अरस्तु से रीजन के इम्पोर्टेंस को ग्रहण कर रहे थे और इसे क्रिश्चियन थियोलॉजी से जोड़ने का काम कर रहे थे। वह साइंटिफिक टेम्पर को रिलीजियस टेम्पर से नीचे रखते थे, परंतु दोनों में विरोध को स्वीकार नहीं करते थे। भारत में ऐसा नहीं है। हम विवेकानंद के चिंतन को यदि देखें तो वैज्ञानिक चिंतन को विवेकानंद भी महत्व देते हैं। उनमें भी साइंटिफिक टेम्पर है, परंतु वे स्पिरिचुअल टेम्पर को साइंटिफिक टेम्पर से ऊपर रखते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक दृष्टि से देखिए तो जो बात सिसरो कह रहे थे उसको एक दूसरे तरीके से विवेकानंद ने भारत में रखने का प्रयास किया है। लेकिन क्या है कि सिसरो को यूरोप में फर्स्ट मॉडर्न थिंकर हम नहीं मानते हैं, लेकिन हम विवेकानंद की जब चर्चा कर रहे होते हैं भारत में, तो हम विवेकानंद को मॉडर्न थिंकर के रूप में जरूर जानने समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही विवेकानंद जब भौतिक सत्यापनीयता के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की बारी आती है, तब वे कहते हैं कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भले ही यह साइंटिफिक टेम्पर को जन्म देने के लिए, अंधविश्वासों को तोड़ने के लिए आवश्यक हो, अब किंतु जब हम मिथकों की आध्यात्मिक व्याख्या करने लगते हैं, तब मिथकों की आध्यात्मिक व्याख्या नहीं करना चाहिए, ऐसा विवेकानंद सुझाव देते हैं। और वे यहाँ तक कहते हैं कि हिंदुओं ने जब अपने मिथकों की खास करके आध्यात्मिक मिथकों की जब भौतिक सत्यापनीयता आधारित व्याख्या शुरू कर दी, तब से उनका पतन आरंभ हो गया और उनमें क्लेश तथा संघर्ष बढ़ गए। फिर भी विवेकानंद को यदि हम मान लें कि वह रिवाइवलिस्ट मॉडर्निटी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो विवेकानंद के रिवाइवलिस्ट मॉडर्निटी का एक अखिल भारतीय चरित्र है, इसको तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन
भारत में रिवाइवलिस्ट मॉडर्निटी की एक दूसरी धारा का प्रतिनिधित्व फूले करते हैं और महत्वपूर्ण यह है कि वे मिथकों की भौतिक सत्यापनीयता के तर्क का सहारा लेते हैं। यह विवेकानंद के चिंतन से बिल्कुल उलट चिंतन है। इसी धारा में अंबेडकर और पेरियार भी आते हैं और इसी से एक पोस्ट कॉलोनियल मॉडर्निटी की धारा भी रिवाइवलिस्ट मॉडर्निटी की धारा के अंतर्गत विकसित होती है। जो मैं यह कह रहा था कि यह विवेकानंद की रिवाइवलिस्ट मॉडर्निटी की अनेक मान्यताओं को खारिज भी करता है, उसके संदर्भ में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विवेकानंद ने मत्स्य, कूर्म, वाराह, परशुराम इत्यादि को आध्यात्मिक मिथकों के रूप में स्वीकार किया, किंतु इन्हीं सबको फूले, अंबेडकर और पेरियार मानते हैं कि यह एक बाहरी आर्य मिथक के द्वारा जो यहाँ के देसी क्षत्रिय थे उनके शोषण के उपक्रम में विकसित किए गए मिथक हैं। यह आध्यात्मिक चरित्र इनका नहीं है। भारत में रिवाइवलिस्ट मॉडर्निटी की एक तीसरी धारा का प्रतिनिधित्व आरएसएस भी करती है, जो विवेकानंद एवं फूले की धाराओं को जोड़ना चाहती है। इन तीनों धाराओं में एक सामान्य बात यह है कि यह तीनों ही संस्कृति को स्वायत्त विषय के रूप में न देखें तो इस धारा का जन्म लेना, विकसित लेना संभव नहीं हो पाता है। भारत में रिवाइवलिस्ट मॉडर्निटी की एक चौथी धारा भी है जो संस्कृति को स्वायत्त और निरपेक्ष विषय या इकाई नहीं मानती है। यह धारा मानती है कि मास सोसाइटी और मैकेनिस्टिक स्टेट में रूपांतरण हमारी ऑर्गेनिक सोसाइटी की संस्कृति, विचार और संस्थाओं को छिन्न भिन्न कर देगी। अतः प्रगति और बदलाव के लिए हमें व्यक्ति एवं समाज की अणुवादी अवधारणा और अर्थव्यवस्था के लिए मैकेनिस्टिक सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम को अपनाने की जरूरत नहीं है। यह गांधी की धारा है। इन सब से क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए भारत में एक फेमिनिस्ट मॉडर्निटी का भी जन्म होता है और इसकी भी कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल उपधाराएं हैं। इस सामान्य परिचय के बाद हमें उन संदर्भों को देखना चाहिए जहां से मॉडर्नाइजेशन को समझने के लिए अवधारणीकरण का मतलब कॉन्सेप्चुअलाइजेशन का प्रयास हो रहा है। इन प्रयासों को समझने के लिए ब्योर्न विट्टॉक, जो कि एक स्वीडिश विचारक हैं, एक लेख लिखते हैं, मॉडर्निटी (1 नन और मेनी?) यूरोपियन ओरिजिन्स एंड मॉडर्निटी एज अ ग्लोबल कंडीशन। यह भी डेडुलस नामक जर्नल में छपा है। इसमें वे लिखते हैं कि देयर वर as already emphasized wide differences not only between proponents and adversaries of political reform but between the advocates of different philosophical schools, and there were significantly different intellectual and institutional traditions in different European countries. Thus there was never single homogeneous conception of modernity. इस पूरे लेख में विट्टॉक पार्सन्स एवं बेबर की चर्चा करते हैं। वे रैशनलाइजेशन के प्रोसेस के रूप में मॉडर्निटी को देखने समझने के संदर्भ में बेबर के योगदानों की चर्चा भी करते हैं, किंतु वे यह नहीं दर्शाते हैं कि मॉडर्निटी के जरिए जिस रैशनलाइजेशन की बात बेबर कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। बेबर के प्रयासों का एक उद्देश्य पूंजीवाद के लिए अनुकूलन की, समाज, राजनीति, संस्कृति, धर्म एवं प्रशासन की एक बौद्धिकता विकसित करना है
और ऐसा करते हुए वे मार्क्सवादी क्रांति से बचाव की आवश्यक ट्रांसफॉर्मेशन को भी जन्म देते हैं। वस्तुतः वेबर का यह एंगल मार्क्सियन मॉडल ऑफ मॉडर्निटी को खारिज करने का प्रयास करता है। मार्क्सियन मॉडल ऑफ मॉडर्निटी को और मार्क्सियन मॉडल ऑफ साइंटिफिक टेम्पर को भी यह खारिज करने का प्रयास करता है। हम यहाँ कह सकते हैं कि यह जो मॉडल है वह मार्क्सियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को भी खारिज करना चाहता है और इस दृष्टि से मल्टीपल मॉडर्निटीज का विचार आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट में पड़कर दम तोड़ देती है। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि वेबेरियन मॉडल ऑफ मॉडर्निटी और मार्क्सियन मॉडल ऑफ मॉडर्निटी एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं और इस हद तक स्वीकार नहीं करते हैं कि पूरा शीत युद्ध का उपक्रम उसमें शामिल हो जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है कि मल्टीपल मॉडर्निटी का विचार कम से कम इस एंगल से दम तोड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ दो प्रश्न हमारे सामने विचारणीय हैं। इनमें से पहला यह है कि क्यों वेबर ने कैपिटलिज्म को सबसे अधिक रैशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन कहा और इसी को सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट का एक मॉडल समझकर विकास को एक तरीके से यहाँ पहुंचकर रोक देना चाहा, और क्यों मार्क्स कैपिटलिज्म को सबसे अधिक रैशनलाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम मानने के बाद भी इसे सभ्यतिक विकास की अंतिम सीढ़ी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि वे 2 सोपान और आगे बढ़ना चाहते हैं। 2 सोपान आपको पता है, एक को हम लोग कहेंगे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट और दूसरे को कहेंगे कम्युनिज्म। मतलब कार्ल मार्क्स में क्या होगा कि कम्युनिज्म जो है वह विकास का एक चरमोत्कर्ष है। यहाँ मैंने दोनों जो मॉडल की मैंने अभी चर्चा की, मार्क्सियन मॉडल ऑफ मॉडर्निटी और वेबेरियन मॉडल ऑफ मॉडर्निटी, आगे चल कर के मैं इन दोनों की वैधता और औचित्य पर चर्चा नहीं करने वाला हूँ, बल्कि यह चर्चा करना चाहता हूँ कि वेबर और मार्क्स दोनों ही डिसइंचिंटमेंट यानी कि मोहभंग से उत्पन्न स्थिति में इंचिंटमेंट की तलाश में लगे हुए हैं। परंतु वेबर जहां पूंजीवाद में इंचिंटमेंट को पाते हैं, वहीं मार्क्स प्रिमिटिव कम्युनिज्म के एक रूपांतरित प्रारूप में इंचिंटमेंट को देख पाते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह जो मॉडर्निटी की 2 धाराएं हैं, उनके जन्म लेने के लिए किसी न किसी तरह के डिसइंचिंटमेंट की यानी कि मोहभंग की जरूरत होती है। अब यदि हम इंडियन ट्रेडिशन के क्लासिकल टेक्स्ट में यह देखना चाहें कि यदि यहाँ मॉडर्निटी की कोई धारा है, तो हमें साथ में यह भी देखना पड़ेगा कि वह धारा किस मोहभंग से उत्पन्न हुई है, यानी कि इंडिया में वह डिसइंचिंटमेंट क्या है। और यदि हम उस डिसइंचिंटमेंट को तलाशना चाहें तो उसका एक प्रारूप हमें भगवत गीता में मिलता है। यहाँ अर्जुन का डिसइंचिंटमेंट पलायनवाद के रूप में गीता के विषाद योग नामक अध्याय में दर्शाया गया है। इस पूरे प्रकरण में अर्जुन एक विशिष्ट चरित्र है जो लोकमानस की व्यथा को प्रकट करता है। जहां मोह भंग तो है, परंतु इंचिंटमेंट भी है। यह महत्वपूर्ण बात है जब हम इंडिया भारत के जरिए वेस्टर्न डिसइंचिंटमेंट को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। तो अर्जुन का जो
एक डिसइंचिंटमेंट के साथ इंचिंटमेंट भी है, तो इस इंचिंटमेंट को हम एथनिक इंचिंटमेंट थोड़ा बहुत यदि कहना चाहें तो कह सकते हैं। ऐसा इसलिए भी लगता है, इसको कहा जा सकता है कि अर्जुन ने ही कहा, अर्जुन के शब्दों में ही कहिए, उसने कहा कुल धर्माः च शाश्वता। यह पुरातनता को, या यूं कहें कि एथनिक कंसर्न्स को छोड़ना नहीं चाहती है, परंतु आधुनिकता को पकड़ना भी चाहती है। यही अर्जुन के विषाद का कारण है। ऐसा ही मन कहता है कि सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत, मतलब दोनों सेनाओं के बीच में हमको रख दो, परंपरा और आधुनिकता दोनों के बीच में स्थित रखो। इस विषाद को कृष्ण ने अर्जुन के डिसइंचिंटमेंट के रूप में देखा, परंतु साथ ही उसके इंचिंटमेंट को भी देखा और दोनों को ही त्याग देने की बात कही। मतलब अर्जुन जहां पर अपने को डिसइंचिंटेड पाता है, उसको भी छोड़ देने की बात कृष्ण ने कही, और जहां से वह डिसइंचिंटेड है उसके तर्कों को भी खारिज कर देने का प्रयास कृष्ण ने किया। कृष्ण की तर्क पद्धति को यहां समझ लेना जरूरी है, क्योंकि कृष्ण को यहां दो कार्य करना है। पहला तो यह बताना है कि कुल धर्माः च शाश्वता नहीं है, और इस नाते इसमें इंचिंटेड होने का कोई कारण नहीं है। तथा दूसरा यह कि जहां अर्जुन डिसइंचिंटेड है, उस डिसइंचिंटमेंट को खारिज कर देना है कि वहां पर कोई डिसइंचिंटमेंट का मतलब नहीं है, दोनों को ही खारिज कर देना है। यहां उल्लेखनीय है कि डिसइंचिंटेड अर्जुन को ईगोइस्ट यानी कि अहमवादी बताया गया है, उसे सेल्फिश भी बताया गया है, क्योंकि इन्हीं दो आधारों पर वह अपने तर्क प्रस्तुत कर रहा है। अब यदि संदर्भ को बदल कर देखें तो ज्ञानोदय से और ज्ञानोदय के बाद पश्चिम में मनुष्य को इन्हीं गुणों से परिभाषित किया गया है, और वह मध्य युग तक जिसे ट्रांसेंडेंटल रियलिटी कहा जाता था, उस ट्रांसेंडेंटल रियलिटी से उस व्यक्ति का मोह भंग हुआ है जो मॉडर्न एज में आकर के ज्ञानोदय के समय में अपने को ईगोइस्ट और सेल्फिश के रूप में परिभाषित कर रहा है। अब यह जो पश्चिम का मोह भंग था और अर्जुन का जो मोह भंग है, उनकी प्रकृति जब एक ही जैसी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उनको दूर करने के उपक्रम भी एक ही जैसे नहीं होंगे। अब यहां कृष्ण को एक बार फिर से समझ लेने का प्रयास करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ईगोइज्म और सेल्फिशनेस मनुष्य का स्वरूप गुण यानी कि स्वाभाविक गुण नहीं है, बल्कि स्वाभाविक गुण ईगोलेसनेस और सेल्फिशलेसनेस में है, और यही ट्रांसेंडेंटल रियलिटी हमें सिखाती है। मल्टीपल मॉडर्निटी के अंतर्गत यदि वेदांत के ट्रेडिशन से कोई मॉडर्निटी का एंगल निकलता है, तब वह इसी डिस्कोर्स से निकलता है। निश्चित ही यह बेवेरियन मॉडल ऑफ मॉडर्निटी से अलग है और मार्क्सियन मॉडल ऑफ मॉडर्निटी से भी अलग है, क्योंकि इसमें डिसइंचिंटमेंट का प्रोजेक्ट ही अलग है। डिसइंचिंटमेंट का यह प्रोजेक्ट व्यक्ति को जगत एवं इंद्रिय संवेदनाओं में अनुरक्त रखकर मोह भंग की समस्या को दूर नहीं करना चाहता है, बल्कि जगत एवं इंद्रिय संवेदनाओं के प्रति अहमवादी दृष्टि को बदलना चाहता है। यदि हम मल्टीपल मॉडर्निटी के विचार को स्वीकार करते हैं, तब मॉडर्निटी की यह धारा विवेकानंद एवं गांधी के साथ साथ अरविंद के दर्शन में भी देखी जा सकती है। लेकिन यहां पर हमें यह समझ लेने की जरूरत है
कि पश्चिम का जो डिसइंचेंटमेंट है वह इंद्रिय संवेदनाओं और उसमें जो इंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा इस जगत में बने रहने की, इस जगत में उपभोग करने की, इस जगत का जो कन्फ्यूजन है उसको बनाए रखने की एक योजना के रूप में यदि हम देखें मॉडर्निटी को, तो वेस्ट की मॉडर्निटी और जो इंडियन ट्रेडिशन की वेदांत की मॉडर्निटी है वो बिल्कुल दो विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यह कैसा विपरीत ध्रुव है जो मार्क्सियन मॉडर्निटी और बेबेरियन मॉडर्निटी दोनों से अलग जाता है, परंतु जमीन पर यह प्रभावशाली धारा के रूप में कभी उतर नहीं सकी। ऐसा पश्चिम में भी हुआ और इस तथ्य को समझने के लिए अब हमें पश्चिम में मॉडर्निटी की धाराओं को एक अन्य तरीके से पहचानने की भी कोशिश करनी चाहिए, जो हमें हॉब्स और हॉब्स के बरक्स हीगल में मिलती है। कांट को भी खासकर क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन के आधार पर हम देखें तो कांट को भी हम यहाँ रख सकते हैं। हॉब्स में जो आधुनिकता है उसका आधार इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी है। हॉब्स के लिए टाइम एक टेम्पोरल इकाई या फेनोमेनन है, वह मोशन है जो इसे बांध कर रखती है। इसे ऐसे कहते हैं कि हॉब्स डिनाइज दैट टाइम इटसेल्फ कैन मीजर मोशन, रादर मोशन मीजर टाइम। इंडीड टाइम इज इमेजिनरी and only the present is strictly real। वास्तव में यही वह आधार वाक्य है जो हॉब्स के मोशनलिस्ट फाउंडेशंस ऑफ मैकेनिकल फिलॉसफी की जमीन तैयार करता है और इसी से हॉब्सियन मॉडल ऑफ मॉडर्निटी का भी जन्म होता है। इसके विपरीत कांट और हीगल के दर्शन का आधार टाइम की एक दूसरी संकल्पना है। इसका बौद्धिक आधार ट्रांसेंडेंटल रैशनैलिटी है और इसमें टाइम को टेम्पोरल यूनिट के रूप में नहीं देखा गया है। हीगल का एक प्रसिद्ध कथन है कि टाइम इज इक्वल टू द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन नॉलेज और फिलॉसफी। वे यह भी कहते हैं कि टाइम इज स्पिरिट्स डिमांड to enrich self-consciousness, to set in motion other dimensions। इसी तरह कांट अपने क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में लिखते हैं कि टाइम इज अ फॉर्मल कंडीशन ऑन विच ऑल फेनोमेनन आर बेस्ड अपॉन। इट इज नॉट एन एम्पिरिकल परसेप्शन बट द फॉर्म ऑफ एन इनर सेंस। मतलब यह हुआ कि हीगल और कांट दोनों ही टाइम को एक कंटिन्यूड फ्रेमवर्क में देखते हैं। हीगल ने गीता पर भी एक कमेंट्री लिखी है और जो बातें मैं अभी हॉब्स, हीगल और कांट के आधार पर वेस्टर्न मॉडर्निटी में बताने की कोशिश की, यदि उसको हम गीता पर लागू करके देखने की कोशिश करें तो हमें अब इस ओर आना होगा कि हीगल ने गीता पर भी एक कमेंट्री लिखी है और इसमें उसकी नस्लीय श्रेष्ठता बोध भी झलकती है। इस कमेंट्री में वे लिखते हैं कि अर्जुन के प्रश्न टाइम को टेम्पोरल यूनिट मानकर बने हैं, जबकि कृष्ण ने उत्तर टाइम को एक ट्रांसेंडेंटल यूनिट मानकर दिया है। मैं अभी इस विवाद की ओर नहीं जाना चाहता। अभी हमारा संदर्भ यह है कि जब हम मल्टीपल मॉडर्निटी की बात करते हैं तब वेदांत, गीता, हीगल और कांट पर हॉब्स भारी क्यों पड़ जाते हैं, और ऐसा होने का और ऐसा होने से क्या मल्टीपल मॉडर्निटी का विचार कहीं कमजोर तो नहीं हो जाता या कहीं यह एक रेखीय तो नहीं हो जाता है। मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि यह एक मरता हुआ विचार है,
परंतु इसे एक रेखीय जरूर कहना चाहूँगा। ऐसा इसलिए कि आज की हमारी मॉडर्निटीज़ में अर्थव्यवस्था, उपभोग, संचार, भवन निर्माण की कला, वेशभूषा, मनोरंजन, हिंसा करने एवं शांति स्थापित करने के तरीके, शिक्षण संस्थानों की बनावट और उनके पाठ्यक्रम आदि में एक तरह की एकरूपता बढ़ती जा रही है। यह जो एकरूपता है उसको यदि हम वेदांत की शब्दावली में कहें तो वह मनुष्य के तटस्थ लक्षण का विस्तार है। इसे हम वेदांत में माया का संसार भी कहते हैं। यह नश्वरता में अनश्वरता का दर्शन करने का प्रयास करती है और इंद्रिय संवेदनाओं के जाल में फंसाकर मनुष्य को डिसइंचिंटमेंट से रोके रखना चाहती है। यह तटस्थ लक्षण मोशन को शाश्वत मानती है, जैसा कि हॉब्स मान रहे हैं। अब आप कहेंगे कि क्यों ऐसा माना जाए? तो ऐसा इसलिए माना जाए क्योंकि संवेदनाओं का आधार मोशन ही होता है। स्वयं हॉब्स भी ऐसा ही कहते हैं कि बाह्य गति जब हमारे स्नायु तंत्र में प्रविष्ट होती है तब इच्छा का उदय होता है, यानी कि डिजायर अराइजेस व्हेन एक्सटर्नल मोशन एंटर्स इन आवर नर्वस सिस्टम। और इसका परिणाम आज इस रूप में सामने आ रहा है कि मनुष्य आज अपने प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट बन गया है। इसे ही मार्क्यूज वन डायमेंशनल मैन कहते हैं, या इसी से वह पीड़ा भी उभरती है जो अस्तित्ववाद के रूप में प्रकट होती है। मॉडर्निटी जब मुक्ति के दावों के साथ अपने औचित्य को खड़ा करती है और प्रस्तावित करती है कि यह मोह भंग से उपजी त्रासदी का समाधान करके एक बेहतर विश्व का निर्माण करेगी या कर रही है, तो फिर आज पर्यावरणवाद, नारीवाद, बहुसंस्कृतिवाद, समुदायवाद, समतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, दलित विमर्श, आर्म्स रेस, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट, बैलेंस ऑफ टेरर और एज ऑफ ओवरकिल क्यों है? आखिर यह सब भी तो मोहभंग ही हैं। भले ही यह मॉडर्निटी में ही अपनी मुक्ति को देखते हों। वेदांत की ओर से और कांट की ओर से तथा कमोबेश हीगल की ओर से भी इस संदर्भ में जो उत्तर आता है उसे यदि हम वेदांत की शब्दावली में ही कहें तो यह तटस्थ लक्षण को मनुष्य का स्वरूप लक्षण मानकर शुरू की गई यात्रा के दुष्परिणाम है। यह स्वरूप लक्षण मनुष्य को मोशन के फ्रेमवर्क में नहीं पहचानता है। इसका फ्रेमवर्क टाइम का फ्रेमवर्क है। वेदांत में स्मृति का अधिष्ठान टाइम है और संवेदना का अधिष्ठान मोशन है। हीगल जिसे स्पिरिट कहते हैं और टाइम जिसका इनर कॉज है, इनर कोर है, वह स्मृति का अधिष्ठान है। कांट जिसे फॉर्मल कंडीशन कह रहे हैं और जिसके इनर सेंस की बात करते हैं, वहां भी स्मृति है। अब आइए गीता पर जहां से बात शुरू हुई थी वहां आते हैं। अर्जुन स्मृति क्षय का शिकार हुआ है और वह अपने तटस्थ लक्षण को स्वरूप लक्षण मानने लगा है। पूरी गीता उसे स्वरूप लक्षण को पुनः स्मृत करा देने का उपक्रम है और अंत में जब उसे स्वरूप लक्षण का पुनः बोध हो जाता है तब वह कहता है, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनम तव। अब चूंकि अर्जुन यह मान चुका है कि स्वयं टाइम और मोशन का भी कोई अनादि कारण है और अनादि कारण वह कृष्ण को देख चुका है 10वें 11वें अध्याय में,
इसलिए वह पूर्ण रूप से समर्पित है। इस समर्पण की भी व्याख्या दो तरीके से की जा सकती है। इसे ईगोलेसनेस की अवस्था भी कहा जा सकता है और इसे एक टोटलिटेरियन नैरेटिव भी कहा जा सकता है। यदि इसे हम ईगोलेसनेस की अवस्था मानते हैं तो यह भी मोह भंग के बाद की एक विशिष्ट विश्व दृष्टि का निर्माण करती है और मुक्ति के दावे के साथ वैकल्पिक मॉडर्निटी का डिस्कोर्स तैयार करती है। निष्काम कर्म या कांट के संदर्भ में कहें तो कैटेगोरिकल इम्परेटिव्स इसकी अभियांत्रिकी हैं, किंतु स्वयं हीगल, जो कि टोटलिटेरियन फिलॉसफी के ग्रैंड फादर समझे जाते हैं, स्वयं अपने को स्वतंत्रता का उन्नायक समझते हैं। पर जब वो गीता पर लिख रहे हैं तो वे कहते हैं कि गीता स्वतंत्रता का दमन करती है। यह तो हुई सिद्धांतों को समझने की एक कोशिश, जिसमें हम मल्टीपल मॉडर्निटी के जो अलग अलग एंगल हैं, जो अलग अलग विचार हैं, उस पर कुछ बातचीत करने की कोशिश की। अब व्यवहार के आधार पर एक बार मल्टीपल मॉडर्निटी के विचार को आनुभविक तथ्यों के आधार पर भी देख लेने का प्रयास करना चाहिए और उस पर मैं एक दो वाक्य ही कहूँगा। वह यह कि आप भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि में वेस्टर्न मॉडर्निटी का प्रभाव दिखाइए। आप सैकड़ों प्रभाव दिखा सकते हैं और मैं ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली आदि में भारतीय, पाकिस्तानी और नेपाली आधुनिकता का प्रभाव दिखाने का प्रयास करता हूं। यकीनन मैं कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगा, परंतु ऐसे में जब मल्टीपल मॉडर्निटी के विचार को बचाना होता है तब भी हमारे पास एक तर्क होता है। वह यह कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी में विरोध नहीं है। ऐसा इसलिए कि परिवर्तन शाश्वत है। इस परिवर्तन में हमारा पिछला पांव ट्रेडिशन पर होता है और अगला पांव मॉडर्निटी पर। एक समय तक मुझे भी यह तर्क बहुत आकर्षित करता था, परंतु अब मैं कहता हूं कि इस एनोलॉजी में प्रोग्रेस यानी कि प्रगति की बात हुई है, न कि मॉडर्निटी की। प्रगति के विभिन्न प्रारूपों में मॉडर्निटी एक प्रारूप भर है और इसे मैं एक दूसरी एनालॉजी के माध्यम से सामने रखने का प्रयास करता हूं। वह यह है कि पौधे का वृक्ष होना प्रगति है, किंतु पौधे का गमले में आ जाना और फिर बड़ा होना आधुनिकता है। हमारे गमले, हमारे पौधे और अब हमारे बीज यदि स्वायत्त यानी कि ऑटोनॉमस रह गए हों, वे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करते हों, तब तो मल्टीपल मॉडर्निटी एक वैध विचार है या उतनी सीमा तक वैध विचार है जितनी कि इन सब की स्वायत्तता बची हुई है। परंतु अपनी बात का समाहार करने से पूर्व हम माइकल सैंडल का एक उदाहरण लेना चाहेंगे। अपने एक प्रसिद्ध लेख द प्रोसीजरल रिपब्लिक एंड अनइंकम्बर्ड सेल्फ में वे अमेरिका में गणतंत्रवाद के पतन के लिए नेशनल आइडिया ऑफ सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी के लिए उत्पन्न की जा रही मार्केट इथिक्स को जिम्मेदार ठहराते हैं। यही हाल मैं कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया का है। क्या आज हम दुनिया में कहीं भी नेशनल आइडिया विथ डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी विदाउट मार्केट इथिक्स पाते हैं? यदि नहीं पाते हैं तो मॉडर्निटी का रास्ता तो फिर एक ही है। यह तो साफ दिखाई भी पड़ता है, परंतु मल्टीपल मॉडर्निटी के विचार को बनाए रखना हमारी बाध्यता भी है। इस बात को भी हमें समझना चाहिए
कि यह बाध्यता क्यों बनी हुई है। यह बाध्यता आती है कलेक्टिव आइडेंटिटी को जियोग्राफिकल इम्पर्टेबिलिटी वाले नेशन स्टेट से जोड़ देने से, जो कि एक अनार्किक सिस्टम में काम करता है। इसमें मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर या बैलेंस ऑफ पावर ही अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने का एकमात्र उपाय होता है। इसमें स्वतंत्र चयन के विकल्प पर यांत्रिक निर्णय लेना एक तरह की बाध्यता हो जाती है, और इसी बाध्यता के कारण डार्विन की संकल्पना और विनर मैन की संकल्पना सबसे प्रमुख उत्प्रेरक बन जाते हैं। यह हन्ना अरेंट के द्वारा मनुष्य को दी गई परिभाषा, जिसे हम एंड्योरेंस इन टाइम या प्लूरल आइडेंटिटी कहते हैं, उसे सीमित कर देती है। यह हैबरमार्स के कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी को भी अवरुद्ध करती है, और इसी अवरोध के बीच में हम मल्टीपल मॉडर्निटी का विचार भी चलाते रहते हैं। तो मित्रों, मल्टीपल मॉडर्निटी के विचार को लेकर के मैंने जो अभी तक विचारों को समझने की कोशिश की है, उसका एक ताना बाना आपके सामने रखने का प्रयास किया है। निश्चित ही आपकी टिप्पणियाँ मेरे ज्ञान को आगे ले जाने में मददगार होंगी। वे मुझे सोचने के दूसरे एंगल भी उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए मैं अपेक्षा करूंगा कि आप अपने ज्ञान के माध्यम से मुझे भी लाभान्वित करने की कृपा करें। पर एक दो बातें मैं और यहाँ कह देना चाहूँगा कि यदि आप ऐसा तर्क कोई लेते हैं जो दीपेश चक्रवर्ती के एंगल से आता हो, या फिर आपका एंगल सुदीप्ता कविराज की ओर से आता हो, और या फिर आपका एंगल पार्था चटर्जी की ओर से आता हो, तो उन बातों में आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो मेरी विचारों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो। तो मुझे अच्छा तब लगेगा जब अच्छा लगेगा नहीं, मतलब मेरे लिए लाभकारी तब होगा जब आप मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कोई टिप्पणी करें। एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से पार्थ चटर्जी ने हुज इमेजिन्ड कम्युनिटी से एक लेख लिखा है, फिर उनकी किताब का भी हिस्सा रहा है, उसी तरीके से वे हुज मॉडर्निटी की चर्चा तो नहीं किए हैं, ऐसा टाइटल बना करके नहीं किए हैं, लेकिन उनके लेखन में यह सार भी उभर कर सामने आता है कि जब हम मल्टीपल मॉडर्निटी की बात करते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसकी मॉडर्निटी और किसके लिए मॉडर्निटी की बात कर रहे हैं। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही। हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी, टिप्पणियों में हो सकती है या फिर किसी नए ऑडियो वीडियो माध्यम से हो सकती है। एक बार फिर से आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।